महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए, आओ मिलके मनाए। ठाना था उन्होंने मरकर या देश को आज़ाद करा कर आएंगे, कुछ भी हो जाए गुलामी की हर जंजीर काट कर जाएंगे। नमस्कार, डीडी बिहार के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपके साथ आपकी होस्ट मैं हूं मुस्कान। देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी थी और उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है कि आज हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। आज देश आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो दर्शकों, आज का हमारा विषय है स्वतंत्रता वीर सेनानियों की कुर्बानी, और इस पे ही बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है मृत्युंजय कुमार सिंह। इनके बारे में दर्शकों मैं आपको बता दूं कि ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल के प्राचार्य हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। कार्यक्रम का आगाज़ मैं आपसे ये जानकर करना चाहूँगी कि स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इसके पीछे की सोच क्या है, क्या कुछ परिकल्पना है? इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2021 को साबरमती से की थी। और दरअसल 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुआ था, जो कि स्वाधीनता संग्राम में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था। और 12 मार्च 2021 से ठीक 75 सप्ताह बाद 15 अगस्त 2022 को हम स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे जी। उसी दिन से ये शुरुआत की गई और एक कार्यक्रम 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि जिन महान सपूतों ने, जिन क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद दिलाने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया जी, उनको याद किया जाए, उनको नमन किया जाए, उनकी कुर्बानियों को हम अपने दिल में एक विशिष्ट स्थान दें और उनकी कुर्बानियों से हम सीख करके हम जो हमारा सामने जो नया समाज है, जिस लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उनके सपनों को हम साकार करें। इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, विभिन्न कार्यालयों में, और जन चेतना के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, खेल कूद के माध्यम से, निबंध लेखन, पत्र लेखन इत्यादि बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे कि जन भागीदारी सुनिश्चित हो और इसको हम उत्सव के रूप में मनाएं, ताकि देश का हर नागरिक, खास करके जो युवा पीढ़ी है, वो स्वतंत्रता सेनानियों से, उनके कुर्बानियों से वाकिफ़ हो। जी सर, लेकिन हमें आज़ाद कराने के लिए ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर हैं और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्हें समाज में वो ओहदा नहीं मिला या वो पहचान नहीं मिली। तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? जी, ये बात सत्य है। भारत विविध संस्कृतियों वाला देश है, इसका भौगोलिक सीमा विस्तृत है और आज़ादी की लड़ाई में हर क्षेत्र के लोगों ने, हर सांस्कृतिक समूहों के लोगों ने अपने अपने स्तर से अपने अपने क्षेत्रों में योगदान दिया। जब भारत का इतिहास लिखा जाने लगा तो सभी का स्थान, सभी को जो इतिहास में स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इतिहास लेखन एक निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक वो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, जिनको इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला है, उनके लिए सरकारें सतत प्रयत्नशील रही है। और अभी आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान भी एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, अनसंग वॉरियर्स, जिसमें स्कूलों में छात्रों के माध्यम से उन भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी एकत्रित की गई और उनके बारे में समाज को बतलाया गया और उनको समाज में एक
विशिष्ट स्थान दिलाने के लिए सतत प्रयास जारी है और मेरे ख्याल में ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जिन महानुभावों ने स्वतंत्रता सेनानी में जिस भी तरह से अपना योगदान दिया है उसको हम ज़रूर याद करें और उनके कुर्बानी को हम हमेशा अपने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, बेहतरी के लिए मैं उसको याद करूं और जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने इतने बड़े कुर्बानी दी है उस उद्देश्य को हम पूर्ति करने के लिए हम सतत प्रयत्नशील रहें। जी, हम कह सकते हैं आज ये अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आगाज़ इसलिए किया गया था कि उन वीर सेनानियों को भी एक पहचान मिले और मिल भी रहा है। आज जगह जगह मोदी जी जाकर उनसे मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उन्हें सम्मान दे रहे हैं। तो सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी, कहीं ना कहीं बिहार से भी हुई थी। हमारे गांधी जी ने चंपारण से इसकी शुरुआत की थी। चंपारण है जो गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था और इस आंदोलन के ही कारण उन्होंने बहुत सारे लोगों से भी मिला और कहीं ना कहीं आज़ादी की तरफ ये एक पहला बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ भी था। तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। भारत आने के पश्चात वो अपने जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले जी, उनसे उन्होंने मिला, उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया और सबसे पहले गांधी जी को उन्होंने सलाह दी कि भारत को समझने के लिए भारत का भ्रमण करना आवश्यक है जी। तो एक साल 1916 तक वो भारत भ्रमण में लगे रहे। इसी दौरान गांधी जी को कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लेने का मौका मिला और वहाँ पे उनकी मुलाकात पश्चिम चंपारण के मोतिहारी के श्री राजकुमार शुक्ल जी से हुई जी। उन्होंने उनको जो चंपारण में नील के खेती के कारण जो किसानों का शोषण था अंग्रेजी शासन के द्वारा उसके बारे में उन्होंने उनको अवगत कराया। गांधी जी उस शोषण को की बात को सुन करके बहुत ही मर्माहत हुए और उन्होंने निर्णय लिया कि हम चंपारण आएंगे। अप्रैल 1917 में वो चंपारण पहुँचे और वो उनका पहला सत्याग्रह था, स्वतंत्रता के लिए पहला अहिंसक आंदोलन था जिसके कारण अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा जी। और यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल थी। लोगों को ये संदेश गया कि हम अहिंसक तरीके से भी अंग्रेज़ों का विरोध करके हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं जी। सिर्फ इतना ही नहीं, गांधी जी ने उस समय जो देश की बदहाली देखी और जो गरीबी देखी उसके कारण उन्होंने बिहार में रहते उसी प्रवास के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया खादी का और एक धोती पहनने का, जिसके कारण उन्होंने जो वस्त्र अपने त्याग किए और उन्होंने निर्णय लिया कि मैं जब तक के सभी लोगों के पास वस्त्र पूरी तरह से नहीं हो जाते हैं और जब तक हम आत्मनिर्भर की ओर खादी के माध्यम से हम अपनी मुकाम हासिल नहीं करते हैं तब तक हम एक धोती ही पहनेंगे। और उनकी इस कदम को उनको गांधी जी को महात्मा का दर्जा प्रदान हो गया, जिसके कारण लोगों का उनमें अटूट श्रद्धा हुई। जो पश्चिम चंपारण का पहला सत्याग्रह आंदोलन था जी। वो सिर्फ एक सत्याग्रह आंदोलन या एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हो करके बल्कि जितनी भी उस समय संघर्षशील शक्तियाँ थीं उनमें ऊर्जा का संचार किया और जो स्वतंत्रता के लिए जो दूसरी पीढ़ी के हमारे नेता थे जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी इत्यादि, इनका एक दिशा निर्देशन का काम किया और सत्याग्रह का जो आंदोलन था चंपारण का वो लाखों भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। जी सर, ये इस सत्याग्रह आंदोलन के साथ साथ उन्होंने एक दांडी मार्च भी किया था। वो जगह जगह जाके लोगों से मिलते थे, उन्हें आज़ादी का महत्व बताते थे और साथ ही लड़ते थे कि हमें आज़ादी की ज़रूरत है। तो इस पर आप क्या बताना चाहेंगे? हाँ, उस समय जो हमारे समाज में जो अंग्रेजी हुकूमत 200 साल से लगभग शासन कर रहे थे जी। तो लोग आज़ादी के लिए वो चाहते तो थे आज़ाद, लेकिन कैसे आज़ाद हों, हम क्या करें, किस तरह से अपना कदम बढ़ाएं ताकि हमको ब्रिटिश हुकूमत से निजात पाए। इसके लिए लोगों में जन चेतना की जागरण की आवश्यकता थी और गांधी जी ने दांडी मार्च के सहारे लोगों से संपर्क किया और उनको इसके लिए स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनको जागृत किया, उनको प्रेरित किया।
लोग गांधी जी की बातों से प्रभावित हुए और स्वतंत्रता आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जो कि एक छोटे से समूह के द्वारा या किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों के द्वारा चलाए जाने से प्राप्त कभी नहीं हो सकती थी। पूरे देश तो पूरे देश में जन चेतना का जो फैलाव था वो बहुत ही ज़रूरी था और इसमें दांडी मार्च के सहारे गांधी जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया, जिससे लोग जागरूक होकर के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े और गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके अपनी भूमिका लोगों ने निभाई। जी सर, और साथ ही उस वक्त पे लोगों में किस तरह की लॉज आ गई थी, किस तरह के लोगों ने जो आज़ादी को है, जो मतलब आज़ादी को लेकर मानसिकता कैसी थी उस वक्त पे, कितना जुनून था उनमें आज़ादी को लेकर? लोग अंग्रेजी शोषण के खिलाफ उनसे बहुत ही दुखी थे जी। लोगों का बहुत तरह से शोषण हो रहा था और जनमानस ये समझती थी कि उनकी सारी समस्याओं का जड़ जो है वो अंग्रेजी हुकूमत है और उनसे वो निजात पाना चाह रही थी। तो इसके लिए गांधी जी ने उन्होंने लोगों को दिशा निर्देश दिया। लोगों में अंदर से उबाल तो था, लेकिन हम कैसे इस चीज़ को आगे ले जाएं आंदोलन को, इसका नेतृत्व गांधी जी ने दिया। उन्होंने एक राह दिखाई और इससे लोग जो है स्वतंत्रता के आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जी, तो सर आप किस तरीके से देखते हैं हमारे देश को, आज 75 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, तो किस तरीके से आप हमारे नीतियों को देखते हैं? जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही ख़राब थी, बदहाली की स्थिति थी, भूखमरी की स्थिति भी थी देश में। बहुत सारे क्षेत्र में हम बहुत ही पिछड़े थे क्योंकि हमको बहुत साल तक शोषण किया गया था, हमारी क्षमताओं को आगे नहीं आने दिया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद ही तुरंत बहुत सारे कार्यक्रम लागू किए गए, जिसमें एक मैं उदाहरण के तौर पे पेश करना चाहूँगा पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसका मुख्य बिंदु था कृषि, और कृषि के क्षेत्र में उस समय आज़ादी के समय भारत कृषि में आत्मनिर्भर नहीं था। हम खाद्यान्न के मामले में हमें आयात करना पड़ता था दूसरे देश में, तो हम कृषि प्रधान देश होते हुए भी अगर हम खाद्यान्न को आयात करते थे तो ये हमारे लिए बहुत ही विषम परिस्थिति थी। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को महत्व दिया गया और खाद्यान्न कालांतर में हम कृषि के मामले में आत्मनिर्भर हुए। इसी प्रकार से उद्योग के क्षेत्र में भी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगिक विकास भी किया गया। लोगों का जो जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए आज़ादी के बाद से विभिन्न सरकारों ने सतत योजनाएं लागू की, जिसका फलाफल जो है समाज के विभिन्न लोगों को मिला और समाज जो है तरक्की की राह पे चल पड़ा। जी, तो सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि वर्तमान की स्थिति में, वर्तमान के सरकार में आपको ऐसी कौन कौन सी नीतियाँ हैं जो पसंद आई, जो आपको पहले देखने को नहीं मिला, या पहले के भारत में और आज के भारत में क्या कुछ अंतर है? हाँ, पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत कुछ अंतर देखने को मिल रहा है। आज हम इंडिपेंडेंट है, हमारे पास सब कुछ अपना है। अभी है देश के संप्रभुता को बल मिला है। पहले हम अपनी अंदरूनी मामलों के समाधान के लिए भी हम बाहरी ताकतों विदेशों पर निर्भर थे, उनकी तरफ देखते थे। आज का हालात ऐसा है कि विश्व समुदाय भारत की ओर देख रहा है, वो अपनी समस्याओं को के निदान, तो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है इस सरकार के रहते हुए। और अभी जो सरकार ने बहुत सारे साहसिक निर्णय लिए हैं, जैसे कि स्वतंत्रता के बाद कुछ हालात के कारण हमारा देश का जो एक टूट हिस्सा कश्मीर है, उसमें एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया था 370 आर्टिकल, जिसके कारण ये कहा जाता था कि देश की अखंडता जो है वो कमज़ोर है, कारण कि एक ही देश में दो प्रधान नहीं हो सकते थे। कुछ हालात के कारण ऐसा किया गया था, लेकिन अभी सरकार ने एक बहुत ही साहसिक निर्णय लेकर के धारा 370 को ख़त्म किया है, जिसके कारण देश के एकता और अखंडता को बहुत ही बल प्रदान हुआ है। हम आंतरिक और बाह्य रूप से बहुत ही शक्तिशाली हुए हैं और विश्व को हमने ये संदेश दिया है कि भारत अपनी आंतरिक मामलों को सुलझाने में बिल्कुल सक्षम है, इसमें किसी बाहरी तत्वों की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा समाज में विभिन्न स्तरों पे सुधार लाने के लिए सरकार ने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर आत्मनिर्भर की भी हम बात करें तो जी
उसमें चूँकि लैंगिक विषमता जब तक समाज में रहेगी तो समाज जो है प्रगतिशील नहीं हो, प्रगति नहीं कर पाएगा, प्रगतिशील समाज नहीं कहा जाएगा। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, जनधन, और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं गांधी जी ने बहुत पहले ही कर दी थी। हाँ, वो उसकी शुरुआत उन्होंने बुनियादी शिक्षा के माध्यम से किया था। और अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसमें कौशल विकास पे बल दिया गया है। सरकार ने माताओं बहनों को परंपरागत चूल्हे से निजात पाने के लिए और उनको और भी सहूलियत देने के लिए उज्ज्वला योजना लाया। इससे लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई और बहुत सारे कार्यक्रम सरकार ने चलाया है। अभी जैसे एक स्वास्थ्य की समस्या हमारे लिए बहुत ही बड़ी थी, तो अभी जो समस्या जो इन्होंने एक सरकार ने जो एक नीति लागू की है जिसमें 5 लाख का बीमा दिया है नागरिकों को, तो पहले गरीब आदमी को लगता था कि अगर हम बीमार पड़ गए, हमें कुछ ऐसा बीमारी हो गया तो हमको तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो अभी उस बीमा योजना के माध्यम से सरकार ने जन जन तक स्वास्थ्य को पहुंचाया और लोगों को जो अपने सिस्टम है, अपना जो संविधान है, अपना जो सरकार है, उसमें विश्वास और ज़्यादा पैदा हुआ है जी। तो इस तरह से सरकार के जो कार्यक्रम हैं जिसके कारण समाज जो है प्रगति की ओर है। समाज के हर व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार अपने स्तर से बहुत भरपूर प्रयास कर रही है। सर, आपने स्वच्छता की बात की अभी, तो देश भर में स्वच्छ रहना हर व्यक्ति को कितना ज़रूरी है? स्वच्छता एक स्वस्थ समाज के लिए मूलभूत आवश्यकता है। अगर स्वच्छता नहीं होगा तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा और व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा तो समाज भी स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी हम समाज को स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसके दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। अभी देखा आपने कि जो ओपन डेफिकेशन का जो प्रथा था उससे निजात पाने के लिए शौचालयों का निर्माण हुआ, इसमें आशातीत सफलता मिली। एवं जो राष्ट्रीय जो स्तर पे जो स्वच्छता का मिशन चल रहा है इसका प्रभाव बहुत जगह हुआ है। स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो कूड़े कचरे का निदान किया जा रहा है, नमामि गंगे की योजना से जो शहरों में सीवर लाइंस का निर्माण किया जा रहा है, इस सभी के दूरगामी प्रभाव होंगे। और अभी वर्तमान में भी हम लोग देख रहे हैं। तो स्वच्छता की ओर भी सरकार ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल की है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है जी। तो सर, ऐसे हमारे देश में आज ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, चाहे वो हम बात 370 की करें या 377 की, ऐसे बहुत सारे बदलाव आए हैं तब में और आज में। तो आप एक प्रिंसिपल हैं स्कूल के, तो आप उस नज़रिए से आप कैसे देखते हैं इन तमाम नीतियों को? जैसा कि मैंने बताया, धारा 370 एक साहसिक निर्णय था जी। देश के एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए बहुत ही आवश्यकता था और इसके लिए सरकार ने पहल की और इसमें हमने धारा 370 को समाप्त करने में सफल हुए हैं इतने लंबे वर्षों के बाद। जहाँ तक धारा 377 का सवाल है, महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आपको स्वस्थ रहना है और खुले मानसिकता से रहना है तो आपको अपने घरों की खिड़कियाँ को खोल के रखना चाहिए, लेकिन दरवाजे खुले नहीं होने चाहिए। मतलब स्वस्थ हवा आएगा तो हमारा मानसिक विकास भी अच्छे से होगा। धारा 377 जो है वो जिसमें समलैंगिक विवाह निषिद्ध था जी। इसको अभी जो वैश्विक परिवेश में जो परिवर्तन हो रहे हैं और समाज में जितना खुलापन हो रहा है जी, तो भारत की संस्कृति रही है कि वो बाहर की संस्कृतियों के, बाहर के अच्छाइयों को अपनाया है। हालांकि सांस्कृतिक तौर पे हमारा जनमानस इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी उसको निषिद्ध नहीं रखा जा सकता है। इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको एबॉलिश कर दिया है धारा 377 को, ताकि अब हमारा समाज जो है वो एक प्रगतिशील समाज के रूप में जाना जाए। ऐसा नहीं हो, एक समाज प्रगतिशील तभी कहा जा सकता है जब उसमें बाधाएं बहुत ही कम हो, बाधाएं नहीं के बराबर हो। तो अगर हम बाधा बहुत सारा लगा के रखते हैं धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम एक बहुत ही प्रगतिशील समाज के हिस्सा हैं या हमारा समाज बहुत ही प्रगतिशील है, बहुत ही वाइड थिंकिंग रखने वाला है। ऐसा नहीं है। तो इसीलिए उसको समय का तकाजा था जिसके कारण उसको निषिद्ध करना था और उसको निषिद्ध कर दिया गया है जी। सर, तो बिहार के जब हम वीर सेनानियों की बात करते हैं तो इनमें पहला नाम वीर कुंवर सिंह का भी आता है।
तो हमारे जो आज के जो दर्शक है, खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो यंगस्टर्स है, वो उनके व्यक्तित्व से क्या कुछ सीख सकते हैं? जी, 1857 का जो क्रांति हुई थी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह हुआ था, जी। उसके प्रणेता बाबू कुंवर सिंह थे और उन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया, कभी भी उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया। जी। उन्होंने लोगों को संगठित किया और 500 लोगों की एक सैनिक टुकड़ी बनाई जो कि अंग्रेज़ों से बखूबी लड़े। वो अपने आरा जगदीशपुर से फिर रोहतास, सासाराम, फिर आगे वो रीवा, कल्पी, कानपुर तक गए। वहाँ के लोगों को उन्होंने संगठित किया, ज़मींदारों को, कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ जितने भी लोग हैं सभी का शोषण हो रहा है और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। और उन्होंने अंग्रेज़ों से बखूबी लोहा लिया। जिस समय उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी, नेतृत्व कर रहे थे, उस समय उनकी उम्र 80 वर्ष की थी। जी। तो 80 वर्ष की उम्र में लोग लगभग ये मान चुके होते हैं कि उनका जो दायित्व है या उनका जो समाज के लिए रोल है वो समाप्ति पर है। लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल के कारण उन्होंने अंग्रेज़ों को हराया और उन्होंने एक दिखाया कि अगर आत्मबल है मनुष्य के पास तो उसके पास उम्र या कोई भी बाधा नहीं है। तो ये आज के पीढ़ी के युवाओं के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है कि उनको जिस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना है वो आत्मबल को बनाएं, उसको मजबूत रखें और उनको हर क्षेत्र में जीवन के जिस क्षेत्र में वो जाना चाहते हैं उनको ज़रूर सफल मिलेगा। तो ये एक अद्वितीय उदाहरण है कि 80 वर्ष के उम्र में उन्होंने आंदोलन को नेतृत्व किया और अंग्रेज़ों से लोहा लिया और उनको हराया। उन्होंने अपने जगदीशपुर के किले में जो यूनियन जैक का झंडा था उसको उतार करके ही चैन लिया और इसीलिए हम 23 अप्रैल को विजयोत्सव के रूप में मनाते हैं। जी सर, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही कही कि उम्र की बाधा कभी, अगर आप कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो उम्र कितनी है इससे फ़र्क नहीं पड़ता। सर, हमारे जो यंगस्टर्स है, युवा हैं, उनको आप देश प्रेम के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव का मूल उद्देश्य ही है युवाओं में देश प्रेम को जागृत करना। जी। इसके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के बारे में, उनके कुर्बानियों के बारे में हमको युवाओं को बताना है। हमारा देश विविध संस्कृतियों वाली देश है, इसमें विविधता में एकता का एक अनुपम मिसाल है। हमें अपने युवाओं को विभिन्न लोक परंपराओं को, विभिन्न संस्कृतियों का आदर करना और अपने संस्कृतियों का भी उनको साथ में रखना, उनका भी आगे उसमें भी विकास करना, ये सब युवाओं को बताना होगा। साथ ही युवाओं को ये भी हमें संदेश देना है कि जब आज़ादी की लड़ाई हुई थी तो उसमें ना तो कोई धर्म का बाधा था, ना कोई जाति का बाधा था, ना कोई ऊंच था, ना कोई नीच था, ना कोई अमीर था, ना गरीब था। सभी लोग कंधे से कंधे मिला करके अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ा था। तो इसमें ये संदेश जाता है कि हमें आज अपनी जातीय एवं सांप्रदायिक जो संकीर्ण सोच है उससे ऊपर उठना होगा और जिस उद्देश्य के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी और जैसा भारत वो चाहते थे कि आज़ादी के बाद का भारत हमारा कैसा हो, वैसे भारत के निर्माण के लिए युवाओं को आगे बढ़ना होगा। जी सर, हम आज़ादी की बात करते हैं तो हम राजेंद्र प्रसाद का भी नाम नहीं भूल सकते। उनका शिक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान था, उनका बहुत बड़ा हाथ था हमारे संविधान को बनाने में, और ये तो हम सभी जानते हैं कि वो एक बहुत ही बड़े वीर सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे। तो आप भी एक शिक्षक हैं, तो आप हमारे बिहार की शिक्षा को कैसे देखते हैं? प्राचीन काल से ही बिहार शिक्षा का केंद्र बिंदु रहा है। जी। आप बौद्धकालीन समय ले लीजिए या नालंदा, विक्रमशिला हमारे विश्व विख्यात शिक्षा केंद्र रहे हैं। बिहार ने आर्यभट्ट ऐसे गणितज्ञ एवं चरक जैसे आयुर्वेद चिकित्सक दिए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का एक विशिष्ट स्थान प्राचीन काल से ही रहा है। अभी भी जो देश में जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे IIT हो, IIM हो, UPSC का सिविल सर्विसेज हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हो, उसमें बिहार के प्रतिभा का लोहा माना जाता है जी। और इसमें बिहार का प्रतिनिधित्व बहुत ही अच्छा है। फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा साक्षरता है कई राज्यों से अभी कम है, तो उस क्षेत्र में हमें बहुत सारे कार्य करने हैं।
अभी सरकार ने इसके लिए जो बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं, जैसे बालिकाओं को साइकिल देना, जी पोशाक देना, पोषाहार योजना आदि के माध्यम से हम बच्चों को 99% बच्चों को स्कूल तक लाने में सफल हुए हैं। लेकिन अभी जो स्कूल ड्रॉप आउट है उसको रोकने के लिए इसमें और भी सार्थक पहल की ज़रूरत है, और उच्च शिक्षा में भी हमें गुणात्मक सुधार और उसको कदाचुर बनाने के लिए हमें पहल करना होगा। इस बात को भी हमें स्वीकार करना है, और इसके बारे में इसके लिए सरकार सतत प्रयत्नशील है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि बिहार एक बार पुनः जी अपने उस गौरवशाली स्थान को प्राप्त करेगा। जी सर, आपने ये चीज़ बिल्कुल सही कहा। सर, तो वक्त की हमारे पास थोड़ी पाबंदी है, तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों को जो हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहूँगा कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव जिस उद्देश्य के लिए ये मनाया जा रहा है, हमें वीर सेनानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, उनके कुर्बानियों को, उनके योगदान को याद रखना है, और जैसा समाज हमें चाहिए, जो हम समाज से अपेक्षा करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा समाज किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हो, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, और समतामूलक समाज हो। इस समतामूलक समाज के निर्माण के लिए हमें प्रयास करना होगा, ईमानदारी से प्रयास करना होगा, तभी हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए उनके कुर्बानियों को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे और उनके प्रति अपना सच्चा श्रद्धा रखेंगे। हम इसको अमृत महोत्सव के रूप में एक अमृत पान तभी हम कर सकते हैं जब हमारा समाज बिल्कुल विकसित हो, और सबसे हम अपने समाज से सारे सामाजिक कुरीतियाँ जितनी भी हैं उसको हम निर्मूल कर दें। इसके लिए हमको प्रयास करना होगा, तभी हम कह सकेंगे कि हम आज़ादी का अमृत पान कर रहे हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही दर्शकों, मिलेंगे अगले अंश में फिर एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक दीजिए मुस्कान को इजाज़त और देखते रहिए अपना DD बिहार।